हाय गाइस फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5वां, चैप्टर 6वां मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो दोनों ही जेनेटिक्स के अंदर आते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इस पर, और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, हर लेक्चर को रेगुलर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच का कोई लेक्चर आप छोड़ते हो तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छे से, मैं एक एक चीज बताऊंगा तो क्वेश्चन एग्जाम में चाहे जितना भी घुमा फिरा के दे आप कर ले जाओगे। और बोर्ड, जो बच्चे 12th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको एक टीचर ही समझा सकता है, केवल किताब की लाइन रटने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। और जेनेटिक्स को केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसका आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे कि सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग बने। ये जेनेटिक्स हजारों साल से लोगों ने मेहनत किया, और आज जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जो हम आज के समय में देख पाते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का मेहनत है। तो इसे हमें भी समझना चाहिए। 10+2 के लेवल पे जितना दिया गया है उतना तुमको आना ही चाहिए। मेंडल ने काफी काम किया। आनुवांशिक जेनेटिक्स से मतलब जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो कि पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स का मतलब बेटा ये होता है, जेनेटिक्स में हम एक्चुअली में पढ़ते क्या हैं। तो जेनेटिक्स में हम दो टर्म के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशन। जेनेटिक्स में केवल इसी को पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में केवल हम इसी को पढ़ते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो इसका मतलब कह सकते हैं जेनेटिक्स इज व्हाट? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स किसका स्टडी है? तो जेनेटिक्स लिखते भी चलो, नोट्स बनाते भी चलो, क्योंकि एग्जाम टाइम में खुद के ही नोट्स काम आते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब क्या मतलब होता है हेरिडिटी का, क्या मतलब होता है वेरिएशन का, है ना? तो आपने गौर किया होगा, जब भी किसी भी पेरेंट होते हैं उनके घर अगर कोई बच्चा होता है तो हम देखते हैं कि कुछ, ठीक है, अगर वो ट्विंस नहीं है तो उन बच्चों के जो चेहरे होते हैं मम्मी पापा से या दादा दादी से कुछ न कुछ मिलता जुलता रहता है। इसका मतलब पेरेंट्स का कैरेक्टर गया होगा बच्चों में, पेरेंट्स का कैरेक्टर गया होगा बच्चों में, तभी तो बच्चे मिल रहे हैं। बच्चों के चेहरे जो हैं पेरेंट्स मिल रहे हैं, मम्मी से मिल रहा है, पापा से मिल रहा है। तो जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर का मम्मी से या पापा से या पेरेंट्स से, किसमें? बच्चों में, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज हेरिडिटी। लेकिन हूबहू पूरा नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ अंतर रहता है। जो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चे होते हैं, वो हूबहू अपने मम्मी पापा से नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ अंतर रहता है, और वो अंतर, उसी अंतर को हम बोलते हैं वेरिएशन। उसी अंतर को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज द हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ जो अंतर हमको देखने को मिलता है, डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग, उसको बोलते हैं हम वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब लिखना हो तो लिख सकते हो, हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर from parents to offspring, from parents to offspring, parents to offspring। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। इतना आप लिख लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। मतलब इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज have some differences, और इसी को हम बोलते हैं इज नोन एज वेरिएशन। इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो बेटा जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन केवल दो ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी का मतलब जो कैरेक्टर, जो ट्रेट का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, हेरिडिटी। और एक ही स्पीशीज में जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं उनमें जो आपस में अंतर होता है उसी को वेरिएशन बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कुछ टर्म्स हैं हमको जानना चाहिए, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो ये सब आना चाहिए, एनसीईआरटी में भी दिया है, आपको भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सबको मैंने एक साथ लिख दिया है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन को बोलते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन को बोलते हैं, मॉर्गन को बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम बोलते हैं मॉर्गन को। तो जेनेटिक्स का टर्म सबसे पहले, जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले दिया गया था, जो साइंटिस्ट दिए थे, जो वैज्ञानिक दिए थे, वो बैटसन थे। बैटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था। तो बैटसन कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, याद रखना, बैटसन ने ही जेनेटिक्स टर्म को सबसे पहले दिया था। ही कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, बैटसन कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स टर्म की कॉइन दिया था सबसे पहले, जेनेटिक्स टर्म बैटसन ने दिया था जेनेटिक्स टर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो वेरिएशन आता है, जो बच्चों में वेरिएशन आता है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो हूबहू पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, या किसी एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं।
तो वेरिएशन इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी में हम वेरिएशन को देख पाते हैं, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उसमें जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, क्लोन, उनको हम क्लोन बोलते हैं, वो हुबहू अपने पेरेंट्स से दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा हम रिप्रोडक्शन की बात करें यदि, तो जो वेरिएशन आता है वो क्यों आता है? इट इज ड्यू टू ओनली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो हमारे होते हैं वो दो तरह के रिप्रोडक्शन कहते हैं हम। एक जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहचानने का एक ही की पॉइंट है, अगर गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, मतलब दो डिफरेंट गैमीट, मेल और फीमेल के गैमीट आपस में मिल रहे हैं, आपस में फ्यूज हो रहे हैं, उनका यूनियन हो रहा है, तो कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट का फ्यूजन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर गैमीट फ्यूज नहीं हो रहे आपस में तो वो कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी हम कहते हैं जब गैमीट आपस में क्या करे, फ्यूज करे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इवेंट देखने को मिलता है, एक जिसको बोलते हैं सिंगेमी और दूसरा होता है मियोसिस। सिंगेमी और मियोसिस। सिंगेमी को तुम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, सिंगेमी और मियोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसको हम एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं। एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है तो उसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरह का रिप्रोडक्शन और भी देखने को मिलता है, उसको हम बोल देते हैं अगेमोस्पर्मी। अगेमोस्पर्मी। अगेमोस्पर्मी क्या होता है? अगेमोस्पर्मी क्या होता है? अगेमोस्पर्मी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इसमें सीड तो बनेगा, इसमें सीड बनता है, लेकिन सिंगेमी और मियोसिस नहीं होता। इसमें सीड बनेगा लेकिन सिंगेमी और मियोसिस नहीं होगा, मतलब गैमेट का फ्यूजन और मियोसिस नहीं होता। तो एगेमोस्पर्मी में सीड इज फॉर्म्ड without the involvement of syngamy and meiosis. Without the involvement of syngamy and meiosis. Involvement of syngamy and meiosis. Syngamy and meiosis. बिना सिंगेमी और मियोसिस के जो सीड बनता है उसको बोलते हैं अगेमोस्पर्मी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, एसेक्सुअल को एपिमिक्सिस बोल सकते हैं। और इसमें दो कैटेगरी आ सकती है, अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगेमोस्पर्मी में क्या होता है, सीड तो बनता है लेकिन सिंगेमी और मियोसिस नहीं होता। सीड बनेगा लेकिन सिंगेमी और मियोसिस नहीं होगा। यहां तक बना लो। अब रफ कर देते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोनोपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट्स होंगे। और दूसरा चीज क्या होगा कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो माइटोसिस से बनता है, न कि मियोसिस से। ठीक है, तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, न कि मियोसिस से। ठीक है, तो लिख लो न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड बाय माइटोसिस। इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड बाय माइटोसिस, माइटोसिस। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको नोन एज क्लोन। उसको हम क्लोन बोलते हैं, क्लोन। उसे हम क्लोन बोलते हैं। किसका क्लोन? अपने पेरेंट्स का क्लोन, क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब यह है कि जो क्लोन होगा वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, पेरेंट्स के। तो क्लोन क्या होते हैं? ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इक्वल टू देयर पेरेंट्स। जो इंडिविजुअल मेंबर होता है क्लोन का, क्लोन तो ग्रुप हो गया ना, उसका जो इंडिविजुअल मेंबर होगा उसको हम बोल देते हैं रेमेट। उसको हम बोल देते हैं रेमेट, मतलब इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लोन, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लोन इज नोन एज रेमेट। इसको बोल देते हैं रेमेट, इसको हम बोल देंगे रेमेट। ठीक है, तो नया ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा? माइटोसिस से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से बनता है। इसमें कोई भी मियोसिस नहीं होगा। और जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम बोलते हैं क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं क्लोन। और क्लोन जो होंगे वो हूबहू पेरेंट्स की तरह दिखेंगे, जैसे मम्मी पापा होंगे वैसा ही हूबहू दिखेगा पेरेंट्स की तरह। और जो इंडिविजुअल मेंबर होता है क्लोन का उसको हम रेमेट बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही जानते हैं। और हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें बहुत डिटेल में बताया है इन सब चीजों को। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा, फिर जेनेटिक्स पर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डालो हेडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, ये बाई पेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। जैसे मान लो ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल है, तो प्लॉइडी क्या होगी इसमें? इसकी ट्यूजन। तो पेरेंट है तो इसकी भी ट्यूजन। अब देखो, अब होगा इसमें मियोसिस, तो मेल पेरेंट से क्या बन जाएगा? मेल गैमीट। और फीमेल में अगर मियोसिस हो गया, मियोसिस का मतलब रिडक्शन ट्यूजन। मियोसिस के बाद जो प्लॉइडी होती है 2n से n हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी n। और फीमेल गैमेट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? वो भी हो जाएगी n। ठीक है, तो मियोसिस के बाद क्या हुआ? प्लॉइडी 2n से n हो गई, तो मियोसिस से क्या बन गया? गैमेट बन गया। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है तो वो मियोसिस से नहीं बनता है। ठीक है, तब इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो गया मतलब इसी को हम सिंगेमी बोल देंगे, इसी को हम सिंगेमी बोल देंगे, इसी को हम सिंगेमी बोल देंगे। और दो डिफरेंट मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोल देंगे जायगोट। ये हमारा जायगोट बन गया। तो इसका n, फीमेल गैमेट का n, मेल गैमेट का n
मिल करके बना लिया जायगोट, मतलब जायगोट की प्रॉपर्टी क्या कह सकते हो, 2n। अब जायगोट आगे डेवलप करेगा और बना लेगा एम्ब्रियो, मतलब जायगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। तो ये जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है ये डिवीजन होता है बार बार सेल का, और सेल का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। इसका मतलब जायगोट अगर 2n है तो एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2n। ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसी जायगोट में क्लीवेज हो जाता है और 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं। अभी जो एम्ब्रियो बना है, जो एम्ब्रियो बना है ये ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ कैरेक्टर पेरेंट मेल पेरेंट के आएंगे और कुछ कैरेक्टर फीमेल पेरेंट के आएंगे। इसका मतलब जो एम्ब्रियो ये होगा हूबहू किसी एक से नहीं मिलेगा, या मम्मी से हूबहू नहीं मिलेगा या पापा से हूबहू नहीं मिलेगा, मतलब पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स से, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। इसीलिए इस ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं, इस ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं, मतलब एम्ब्रियो से नया जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग बना है, नया ऑर्गेनिज्म बना है, इसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है। जो एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बना है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स के, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, वेरिएशन आएगा, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, इसको हम बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग। तो तुमने देखा यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आ रहा है, जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आ रहा है। ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आ रहा है। तो देख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाई पेरेंटल होते हैं, मेल पेरेंट में मियोसिस हुआ, मेल गैमेट बना, फीमेल पेरेंट के गोनेट में मियोसिस हुआ, फीमेल गैमेट बना, और दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करके इसको हमने सिंगेमी कहा और जायगोट बन गया। तो जो प्लॉइडी आधी हुई थी मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड थे, जायगोट में जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जब जायगोट बना तो उसकी प्लॉइडी फिर से क्या हो गई, डिप्लॉइड हो गई। अभी जायगोट में हो जाता है माइटोसिस डिवीजन, मतलब क्लीवेज होता है और बना लेता है क्या, एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इस एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है, हूबहू नहीं मिलता है, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जायगोट में क्लीवेज हो जाता है और 2 जायगोट बन जाते हैं, 2 जायगोट से 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, 2 एम्ब्रियो से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बात समझ में आ रही? कभी कभी इसी जायगोट में क्लीवेज हो जाएगा तो जायगोट टूट करके 2 जायगोट बना लेगा। जब 2 जायगोट बन जाएगा तो 2 जायगोट से 2 एम्ब्रियो और फिर 2 ऑर्गेनिज्म। तब उस केस में जो दोनों ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना, उन दोनों का सेक्स भी सेम होगा और उन दोनों का अपीयरेंस भी सेम होगा, और उनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब अगर यही जायगोट हमारा है, अगर यही जायगोट हमारा है और इसमें क्लीवेज हो गया, एबनॉर्मल क्लीवेज हो गया, मान लो एबनॉर्मल क्लीवेज हो गया, एबनॉर्मल क्लीवेज हो जाता है, मानो उसको, अगर एबनॉर्मल क्लीवेज हो गया तब 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, एक ये एक ये, एक एम्ब्रियो ये बन गया और दूसरा एम्ब्रियो ये बन गया। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो से क्या बन गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया और ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया। एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म, इनको हम बोल देते हैं क्लोन्स, है ना, सॉरी इनको बोल देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इनको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। ये दोनों एक दूसरे की तरह, ये दोनों जो नए ऑर्गेनिज्म बने हैं हूबहू एक दूसरे की तरह दिखेंगे,
एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है, एक जैसे ही दिखेंगे, तो इनको हम बोल देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस। अब चूंकि एक ही जायगोट के क्लीवेज होने से दो ऑर्गेनिज्म बना है, एक ही जायगोट के एबनॉर्मल क्लीवेज से दो ऑर्गेनिज्म बने हैं या ट्विंस बने हैं, तो इनको बोल देते हैं मोनोजायगोटिक ट्विंस। इनको बोल देते हैं मोनोजायगोटिक जायगोटिक ट्विंस। इनको बोल देते हैं मोनोजायगोटिक ट्विंस बोल देते हैं, ठीक है, बना लीजिए। तो वो समझ में आ गई बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। जायगोट बना, जायगोट में अगर एबनॉर्मल क्लीवेज हो गया तो दो एम्ब्रियो बन जाते हैं, दो एम्ब्रियो से दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और दोनों जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एक दूसरे से हूबहू देखने में लगते हैं, एक जैसे दिखते हैं, उनको हम ट्विंस बोलते हैं। क्योंकि एक ही जायगोट से बना है इसलिए मोनोजायगोटिक ट्विंस। कभी कभी क्या होता है कि मेल पेरेंट के दो स्पर्म फीमेल पेरेंट के दो ओवम से एक ही साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो दो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा कि जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म होंगे उन दोनों का सेक्स जो है सेम होगा, मतलब या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस में ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, या दोनों लड़के हो या दोनों लड़कियां हो, ठीक है, वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जब भी होगा दोनों का सेक्स सेम होगा, मतलब दोनों या तो लड़का होगा या तो दोनों लड़की होंगी, ठीक है। बना लो इसको। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं वो अपने पेरेंट के तो ऑफस्प्रिंग हैं, लेकिन आपस में कैसे दिख रहे हैं, सेम, इसलिए ये आपस में क्लोन कह सकते हैं। इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आपस में हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, क्लोन है। लेकिन पेरेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो पेरेंट के ये क्लोन नहीं कहलाएंगे, पेरेंट के ये ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बन रहे हैं, और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है उसे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है उसे हम क्लोन बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। देखो मेंडल ने बहुत काम किया अपने जीवन काल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस काम का उन्हें उनके जीते जी कोई रिकॉग्निशन, कोई सम्मान नहीं मिला। उसके पीछे कई कारण थे, हम उसको बताएंगे। इनका जन्म जो हुआ था मेंडल का, वो हुआ था 1822 में। एक गांव था सिलीसियन विलेज में इनका जन्म हुआ था। सिलीसियन विलेज हिजेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। तो 1822 इनका जन्म हुआ, और इनका जो डेथ हुई वो 1884 में, 1884 में ये एक्सपायर कर गए, डाइड इन 1884। 1884 में किडनी डिसऑर्डर से इनकी मृत्यु हो गई। किडनी डिसऑर्डर।
कई सालों तक गार्डन पी पाइजम से टाइगम पे काम किया, लेकिन इनके जिंदा रहने के दौरान इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो 1900 में 3 अलग अलग जगहों के साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो मेंडल का पॉस्टुलेट था, जो वर्क था, उसको उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया। और लगभग हर साल, लगभग हर एग्जामिनेशन में अगर जेनेटिक्स से सवाल पूछा जाता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि नेम द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर मेंडल लॉ, जिसने मेंडल के नियमों को दोबारा रीडिस्कवर किया। तो 1900 में इन 1900 3 साइंटिस्ट थे। एक थे हुगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और चर्मेक, ईवी चर्मेक। ठीक है, हुगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, ये हॉलैंड के थे। हुगो डी ब्रिज हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे और ईवी चर्मेक ये ऑस्ट्रिया के थे। ये ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों लोगों को बोला जाता है कि इन तीनों लोगों ने मेंडल के कामों को दोबारा से रीडिस्कवर किया। मतलब दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स पोस्टुलेट, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, मेंडल के कामों को दोबारा उन्होंने रीडिस्कवर किया। मेंडल के कामों को इन्होंने दोबारा रीडिस्कवर किया। कौन कौन? हुगो डी ब्रिज कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे और ईवी चर्मेक कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। इन तीनों लोगों ने मेंडल के कामों को दोबारा रीडिस्कवर किया। मेंडल ने काम आखिर किस पे किया था? मेंडल ने काम किया था पाइजम सटाइवम, गार्डन पी पर। उन्होंने गार्डन पी के 7 कैरेक्टर को कंसिडर किए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर किया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। शुरुआत में उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो एक कैरेक्टर को एक टाइम पे लिया, किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर करके उस पर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा, ऑब्जर्व किया कि वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे जाता है। फिर जब एक कैरेक्टर के बारे में उन्होंने स्टडी कर लिया, फिर उन्होंने 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया और फिर स्टडी किया। तो इस तरीके से वो काम करते चले गए और काफ़ी सफलता भी मिली। लेकिन इनके कामों को उस समय लोगों ने नहीं सराहा क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आया था। इसमें आप लिखिए, बनाइए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देता हूं। अब देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने 7 साल तक काम किया, 7 इयर्स तक काम किया इन्होंने। कि पूछा गया सवाल है कितने कहाँ से कहाँ तक? 1856 से 1863 तक उन्होंने काम किया। 7 साल तक काम किया मेंडल ने और इसके ऊपर काम किया। उन्होंने वर्क किया गार्डन पी के ऊपर, गार्डन पी जिसे हम पाइजम सटाइवम बोलते हैं, जिसे हम पाइजम सटाइवम बोलते हैं, पाइजम सटाइवम बोलते हैं, पाइजम सटाइवम बोलते हैं। इन्होंने 7 साल तक काम किया गार्डन पी के ऊपर और गार्डन पी के
इन्होंने 7 कैरेक्टर को कंसिडर किया। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर कंसिडर किए, और जो भी कैरेक्टर इन्होंने कंसिडर किए वो सभी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कंट्रास्टिंग का मतलब कि अगर गार्डन पीस प्लांट है, जैसे ये हम बोल देते हैं गार्डन पी का प्लांट है, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में 2 बातें आती हैं। एक लेंथ की हाइट, मतलब कि प्लांट की हाइट में 2 बातें आती हैं। एक या तो वो प्लांट बड़ा होगा या छोटा होगा। जो बड़ा प्लांट होगा उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो छोटा प्लांट है वो उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेंडल ने वर्क किए गार्डन पी, और उन्होंने गार्डन पी के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर किया। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने कंसिडर किया। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसिडर किया, जिसमें से इन्होंने कुछ के 2-2 कैरेक्टर कंसिडर किए। केवल स्टेम की हाइट थी जिसका उन्होंने केवल एक कैरेक्टर को कंसिडर किया, है ना। केवल स्टेम की हाइट थी जिसका उन्होंने एक कैरेक्टर कंसिडर किया। बाकी का जैसे सीड हो गया उसके 2 कैरेक्टर, पॉड के 2 कैरेक्टर, फ्लावर के 2 कैरेक्टर, बस हाइट के केवल एक ही कैरेक्टर को उन्होंने कंसिडर किया। तो कैरेक्टर देखो कौन कौन सा है, एक टेबल बना लो, फिर यहाँ डोमिनेंट लिख लेना, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाएगा, और फिर यहाँ रिसेसिव लिख लेना, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव कहलाएगा, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव कहलाएगा। तो 7 कैरेक्टर में अगर पहला कैरेक्टर की बात करें, हम स्टेम हाइट की बात करते हैं, तो पी प्लांट में अगर प्लांट लंबा है, टॉल है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट में आता है। अगर डॉर्फ है तो कहेंगे उसको रिसेसिव कैरेक्टर। तो याद रखना स्टेम हाइट। दूसरा जो कैरेक्टर आया फ्लावर कलर, जनरली हमको रंग बिरंगे फ्लावर पसंद है, इसलिए उसको डोमिनेंट में रखा जाता है। और जो फ्लावर आपका रंग बिरंगा नहीं केवल व्हाइट है वो रिसेसिव। मतलब व्हाइट फ्लावर क्या होगा, रिसेसिव, और वायलेट फ्लावर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। फ्लावर कलर का फ्लावर की पोजीशन में एक्सेल को बोलते हैं डोमिनेंट, एक्सेल को बोल देते हैं डोमिनेंट, और टर्मिनल को बोल देते हैं रिसेसिव। टर्मिनल को बोल देते हैं रिसेसिव, टर्मिनल को बोल देते हैं रिसेसिव, टर्मिनल को बोल देते हैं रिसेसिव। तो चौथा कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किया फ्लावर पोजीशन के बाद, पॉड कलर। पॉड कलर कौन सा डोमिनेंट होगा, तो जनरली मार्केट में जो ग्रीन कलर की पी होती है, आप देखोगे मार्केट में जब भी छिमी खरीदने जाओ, मटर खरीदने जाओ, तो हरी मटर खरीद के लाते हैं लोग, हरी छिमी वाली, तो ग्रीन कलर हो जाएगा डोमिनेंट, और वायलेट सॉरी येलो जो हो जाएगा वो रिसेसिव हो जाता है। पॉड शेप में वही पॉड डोमिनेंट होता है जो कि फूला हुआ, मतलब इन्फ्लेटेड, और जो पिचका हुआ रहता है वो रिसेसिव कैरेक्टर में काउंट होता है, कंस्ट्रिक्टेड। फिर उसके बाद छठा जो कैरेक्टर आता है सीड कलर। सीड कलर में येलो होता है डोमिनेंट और ग्रीन होता है रिसेसिव। येलो होता है डोमिनेंट, ग्रीन होता है रिसेसिव। और सातवां जो है सीड का शेप अगर बात करो तो राउंड सीड जो होता है डोमिनेंट होता है, और रिंकल सीड जो होता है वो रिसेसिव होता है। रिंकल सीड जो होगा वो रिसेसिव होगा, रिंकल सीड रिसेसिव होता है। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, और 7 कैरेक्टर कैसे लिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लिए। तो ये जो सातों कैरेक्टर मेंडल ने कंसिडर किया वो किन किन क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो वो क्रोमोसोम नंबर आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में।
तो 7 कैरेक्टर है, जरूरी नहीं कि हर कैरेक्टर के लिए हर एक अलग क्रोमोसोम हो, नो। ये सातों कैरेक्टर केवल और केवल 4 क्रोमोसोम पे पाए जाते थे, केवल 4 क्रोमोसोम पे ये सातों के सातों कैरेक्टर मिलते हैं, ठीक है, 7 क्रोमोसोम पे। इतना बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। आगे हम एक एक कैरेक्टर को लेकर के देखेंगे और उसके बाद 2-2 कैरेक्टर को लेकर देखेंगे, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट। पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो देखते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन single pair of experiment based on single pair of contrasting traits कहो चाहे कैरेक्टर कहो, बात एक ही होता है। सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कहो चाहे कैरेक्टर कहो, बात एक ही होता है, लेकिन हल्का सा अंतर होता है। अगर तुम स्टेम हाइट को कंसीडर करो तो स्टेम हाइट आपका कैरेक्टर हुआ, लेकिन वो हाइट टॉल है कि डॉर्फ है, वो उसको हम कहेंगे टॉल, और डॉर्फ को बोल देंगे ट्रेड। मतलब लगभग अगर रफली बात करें तो ट्रेड और कैरेक्टर क्या है, सेम है, लेकिन अगर माइन्यूट लेवल पे अंतर चेक करना चाहें तो कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्लांट है तो उसकी हाइट को अगर कंसीडर कर रहे हो तो स्टेम हाइट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज कैरेक्टर, बट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर इट इज either the plant is tall or the plant is dwarf. So tall and dwarf will come under trait. Then experiment which is based on the single pair of contrasting trait, it is known as monohybrid cross. उसको हम बोल देंगे monohybrid cross. उसको हम बोल देंगे monohybrid cross. जैसे मान लो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया प्लांट के हाइट को लेकर के, है ना, अभी देखेंगे आगे हम। केवल एक ही अगर कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर, अगर मेंडल केवल एक ही कैरेक्टर को लेकर कंसीडर करते हैं, केवल एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं जिसमें कि केवल प्लांट हाइट है, तो इस तरह का क्रॉस कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस तरह का क्रॉस कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन टू पेयर ऑफ contrasting traits. Experiment based on two pairs of contrasting traits. Two pairs of contrasting traits. अगर मान लो दो कैरेक्टर को हम एक साथ लेकर स्टडी करें, जैसे मान लो कि हमने एक कैरेक्टर ले लिया स्टेम हाइट और दूसरा कैरेक्टर हमने ले लिया सीड शेप। अगर दो कैरेक्टर को हम एक साथ स्टडी करें कि दोनों ही कैरेक्टर अगले जनरेशन में या बच्चों में कैसे जाते हैं, प्लांट का जो प्रोजेनी होगा उसमें कैसे जाते हैं,
कैसे उनमें कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है अगर दोनों ही कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं कि स्टेम हाइट और सीड का जो शेप है वो अगले जनरेशन में किस तरीके से सीड हमको दिखेगा, अगले जनरेशन में जो प्लांट होगा उसकी हाइट कैसी होगी। तो अगर दोनों ही कैरेक्टर को एक साथ हम देखते हैं तो कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम लोग बेटा शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। सबसे पहले शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। इसको रफ कर देता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को शुरू करने से पहले कुछ टर्म है उनको हमको जानना बहुत जरूरी है। कुछ टर्म है उसे हमको जानना चाहिए तो चीजें और भी आसान हो जाती हैं। जैसे जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, एलिलोमॉर्फ किसको बोलते हैं, हाँ ये सब चीजें जानना जरूरी है। या होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, है ना, या होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, ये सब जानना जरूरी होता है, ये सब जानना जरूरी होता है। देखो आगे हम जीन की बात करते हैं, जीन की बात करते हैं आगे हम। जीन किसको बोलते हैं, हम कहते हैं कि पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में जाता है, लेकिन उस कैरेक्टर को लेकर कौन जाता है। जैसे मान लो कि प्लांट अगर टॉल है, जैसे मान लो कि प्लांट यदि टॉल है, ठीक है, ये प्लांट की हाइट क्या है, टॉल है, तो बच्चों में भी टॉल का कैरेक्टर जाना चाहिए ना। तो टॉल का कैरेक्टर कौन लेके जाएगा, तो जो कैरेक्टर, जो चीज उस कैरेक्टर को लेके जाती है, ठीक है, टॉल का कैरेक्टर का जो इंफॉर्मेशन है जो इसको लेके जाती है अगली जनरेशन में, उसी को बोलते हैं जीन। जीन एक्चुअली होता है क्या है, सुनो, हम डीएनए को ही जीन बोलते हैं, डीएनए को ही हम जीन बोलते हैं, लेकिन हल्का सा अंतर होता है डीएनए और जीन में। क्या अंतर होता है कि जैसे मान लो तुम मार्केट से कोई नई कॉपी खरीद कर लेकर आओ, सादी कॉपी, भी उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो वो तुम्हारा डीएनए हो गया, वो तुम्हारा डीएनए हो गया। लेकिन उस कॉपी पे तुम्हें मान लो तुमने कुछ लिख दिया, जैसे मान लो तुमने अपना नाम लिख दिया, तो उस कॉपी में इंफॉर्मेशन होगी ना कि ये कॉपी किसकी है, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उस पर अपना नाम लिख दिया। तो उसी को हम जीन कहते हैं। जीन का मतलब, जीन डीएनए का वो पार्ट है जिसके पास कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके पास कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है। तो जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। या कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हो सकता है, या तो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन हो सकता है ना, या तो और भी कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीन जो है हेरिडिटी का काम करता है। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कैरेक्टर को ट्रांसफर करवाने का काम कौन करता है, जीन। तो हियर जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को हम क्या बोल देते हैं, ये यूनिट है किसका, हेरिडिटी का। जीन एक यूनिट है किसका, हेरिडिटी के पास, मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि वो लेके जाएगा दूसरे जनरेशन में, मतलब बच्चों में डालेगा वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर प्लांट का पेरेंट टॉल है तो ये इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, जीन लेके जाएगा। तो जीन क्या है, यूनिट है किसका, हेरिडिटी का। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, तो एलील क्या होगा फिर, एलील आपका बेटा ये अल्टरनेट फॉर्म होता है इसका, जीन का। एलील ये जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म होता है, वैकल्पिक फॉर्म होता है किसका, जीन का। अल्टरनेट ये पूछा भी जाता है, पूछा गया भी है। जीन क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, मतलब ये वैकल्पिक फॉर्म होता है किसका, जीन का। अब जैसे मान लो अगर प्लांट की हाइट कंसीडर करें, प्लांट की हाइट कंसीडर करते हैं, प्लांट की हाइट कंसीडर करते हैं, तो इसके दो विकल्प बनते हैं, या तो प्लांट टॉल होगा, या तो प्लांट डॉर्फ होगा, या तो प्लांट डॉर्फ होगा, या तो प्लांट टॉल होगा, या तो प्लांट डॉर्फ होगा। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है जीन का, मतलब टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें
और इस डॉट को स्मॉल टी से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये टॉल और डॉट क्या है, एक ही जीन जो कि प्लांट के हाइट को कंट्रोल कर रही थी, उसी का दो अल्टरनेट फॉर्म है, मतलब दो वैकल्पिक रूप हैं। अगर प्लांट के तो वो जीन जो कि टॉल को रेगुलेट करेगा वो कैपिटल टी हो जाएगा, वो जीन जो कि डॉट को रेगुलेट करेगा वो स्मॉल टी हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एक ही जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। अगर दोनों ही एलील सेम तरह के हो गए, अगर दोनों ही एलील सेम तरह के हो गए तो इसको हम बोल देते हैं होमोजाइगस कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोल देंगे हम होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों ही एलील अलग अलग हो गए तो एलील समझ में आ गया ना, जीन समझ में आ गया ना। जीन क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और जीन का ही जो वैकल्पिक फॉर्म है उसी को बोल देते हैं एलील। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एलील हो गया। कैपिटल टी किसका बात करता है, टॉल का। स्मॉल टी किसका बात करता है, डॉर्फ का। अगर दोनों ही एलील एक जैसे हो गए, जैसे कैपिटल टी कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों ही एलील अलग अलग हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों ही एलील अलग अलग हो गए तो कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अच्छा, फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ। होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या हुआ, देखो बेटा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट, मेल पेरेंट के आधे क्रोमोसोम और फीमेल पेरेंट के आधे क्रोमोसोम मिक्स होते हैं तो जायगोट बनता है। और जायगोट में एक पेयर मम्मी का होगा, एक पेयर पापा का होगा, है ना। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ऐसा क्रोमोसोम का सेट, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम का सेट है, ये हमारा क्रोमोसोम का क्या है, सेट है। ऐसा क्रोमोसोम का सेट जिसमें ये सेंट्रोमियर कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ऐसा क्रोमोसोम का सेट जिसमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो, हाइट भी क्या हो, सिस्टर क्रोमैटिड की जो हाइट है वो भी क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ जीन भी सेम हो, टाइप ऑफ जीन भी सेम हो, तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम हो, सिस्टर क्रोमैटिड की लेंथ भी क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ जीन भी क्या हो, सेम हो, टाइप ऑफ जीन भी क्या हो, सेम हो, वो कहलाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। और इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं, एलील्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो इस पे पाया गया कैपिटल टी, तो इससे मिल गया क्या, कैपिटल टी। तो अगर इस तरीके से क्रोमोसोम मिले, कैपिटल टी दोनों पे हो गया, मतलब प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, टॉल। लेकिन मान लो एक पे कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, दूसरे पे स्मॉल टी है, तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, डॉर्फ हो जाएगी। तो लिख लो, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर इन साइज, शेप, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम which are similar in size, shape, position of centromere, number of gene and type of gene, etc. number of gene, nature of gene, type of gene, etc.
तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम के पेयर को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या कहलाएगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम का पेयर जिसमें कि साइज सेम हो, शेप सेम हो, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम हो, नंबर ऑफ जीन भी सेम हो, टाइप ऑफ जीन भी सेम हो, कहलाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। पता होना चाहिए आप लोगों को कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन मिलते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ये जैसे यहाँ कैपिटल टी मिला है, कैपिटल टी मिल गया। ठीक है, अगर ऐसा क्रोमोसोम का पेयर जाता है किसने, प्रोजेनी में, तो प्लांट की हाइट क्या जाएगी? टॉल। आप देखते हैं मेंडल के नियम। एक जो लिखे ना, टर्म एलील किसने दिया था? टर्म एलील भी दिया गया था बैटसन के द्वारा। टर्म एलील भी दिया गया था बैटसन के द्वारा। टर्म एलील वाज गिवन बाय बैटसन। टर्म एलील वाज गिवन बाय बैटसन। टर्म एलील वाज गिवन बाय बैटसन ने दिया था टर्म एलील को। टर्म एलील वाज गिवन बाय बैटसन। अब देखो जीन, जैसे ये क्रोमोसोम मान लो तुम्हारा है, इस क्रोमोसोम पे मान लो जीन पाया जा रहा है, जीन मान लो कैपिटल टी पाया गया या कुछ ही पाया गया जीन, तो जो पोजीशन होता है क्रोमोसोम का, इस पे जीन पाया जाता है। ये हमारा क्रोमोसोम है, इस पे जीन पाया गया, तो जो पोजीशन है जिसपे कि जीन पाया जाता है उसको बोलते हैं लोकस। लोकस क्या होता है? उसको बोलते हैं क्या? लोकस। उसको बोल देते हैं लोकस। लिख लो, लोकस का मतलब पोजीशन ऑफ जीन, और लोकस का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं, इतनी बात तो पक्की है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन जहां पाया जाता है उस पोजीशन को बोलते हैं लोकस। उस पोजीशन को बोल देते हैं लोकस। तो ये लोकस हो गया। जीन यहाँ पाया गया, कैपिटल टी का जीन, कैपिटल टी का जीन यहाँ पाया गया ना, यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा। लोकस, लोकस इज व्हाट? इट इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस, इज कॉल्ड द लोकस। और एलील्स जो होते हैं वो अगर हम बात करें, जैसे कि जैसे मान लो हम बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो ये मान लो हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो जो एलील होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। यदि ये कैपिटल टी एलील हो गया, कैपिटल टी या स्मॉल टी एलील हो गया, सब कुछ है ना। तो जो एलील्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पे वो सेम लोकस मिलते हैं। मतलब अगर कैपिटल टी का एलील यहाँ मिला, स्मॉल टी का इसी के जस्ट सामने मिलेगा, ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। इज क्लियर? तो एलील्स आर सिचुएटेड ऑन सेम लोकस ऑफ ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। एलील्स आर लोकेटेड, एलील्स जो होते हैं हम कहाँ पाए जाएंगे? on the same locus. Alleles are located on the same locus of homologous chromosome, of homologous chromosome. Alleles are located on the same locus of homologous chromosome. homologous chromosome के सेम लोकस पे मिलता है, एलील मिलता है। ठीक है, एलील मिलता है। एक टर्म और जान जाते हैं जिसको बोलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप? क्या होता है तो रफ कर देते हैं इसको।
जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, अब तुम प्लांट में देख कर बता सकते हो कि प्लांट लंबा है कि छोटा है, फ्लावर उसमें कलरफुल है कि वाइट है, सीड राउंड है कि रिंकल्ड, देख कर बता सकते हो। तो जिसको हम एक्सटर्नली देख कर बता सकते हैं, जिस कैरेक्टर को हम एक्सटर्नली देख कर बता सकते हैं, उसको कहा जाता है फिनोटाइप। तो मतलब एक्सटर्नली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर, एक्सटर्नली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर, एक्सटर्नली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर इज नोन एज फिनोटाइप, उसको बोल देते हैं फिनोटाइप, इज नोन एज फिनोटाइप। जैसे एग्जांपल में टॉल लिख दो या डॉर्फ लिख दो, तो इसको हम देख के बता सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिनोटाइप। लेकिन अब उस प्लांट टॉल है, उसके अंदर प्लांट टॉल का जीन है कि नहीं है, अगर जीन लेवल की हम बात करें कि टॉल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डॉर्फ का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसको बोल देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो जीन का कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर एनी ट्रेट, जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर एनी ट्रेट, किसी भी ट्रेट के लिए जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा फॉर एनी ट्रेट, उसको हम बोल देते हैं जीनोटाइप, उसको बोल देते हैं जीनोटाइप। जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे मान लो कैपिटल टी है, तो कह देंगे टॉल। तो ये कैपिटल टी क्या है, ये इसको हम कह देते हैं ये जीनोटाइप। ये क्या हो गया जीनोटाइप, ये जीनोटाइप। टॉल का जीन ये है, इसको हमने जीनोटाइप बोल दिया। टॉल का जीन ये है, इसको हमने जीनोटाइप बोल दिया। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। अगले लेक्चर में अब सीधे हम लोग एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या किया, सबको एक एक लाइन से देखते चलेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक्स हैं, लेकिन लेक्चर मिस नहीं करना है। लेक्चर मिस कर दोगे चीजें मिस हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, गुड बाय।